और अब बात उस महिला शिक्षक की जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार के जहानाबाद में तैनात महिला शिक्षक दीपाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो बिहार के लिए अपशब्द कहती हुई नजर आ रही हैं। शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय ने एक्शन लिया है। दीपाली को निलंबित कर दिया गया है, दीपाली को सस्पेंड कर दिया गया है और जहानाबाद से उन्हें सारण भेज दिया गया है। और महिला टीचर दीपाली ने बिहार में पोस्टिंग को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा क्या वीडियो शेयर किया था जिसके बाद उनके ऊपर यह एक्शन हुआ, देखिए। जिस टीचर को आपने सुना उनके बारे में कुछ और डिटेल आपको दिखा देते हैं। गालीबाज टीचर को अब सजा मिली है क्योंकि उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो पोस्ट किया था और इसमें काफी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। केंद्रीय विद्यालय की टीचर दीपाली ने बिहार को लेकर विवादित बातें कही। दीपाली बिहार के जहानाबाद में तैनात थी, वहां उनकी पोस्टिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। टीचर ने कहा, बिहार की वजह से ही भारत विकसित देश नहीं बन पाया। जिस दिन बिहार इंडिया से हट जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। वीडियो में टीचर गालियों का भी इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस शिक्षिका को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और उन्हें सारण भेज दिया गया है। और एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने इस गालीबाज टीचर के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार जताया। शांभवी चौधरी की शिकायत पर ही गालीबाज टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई। शांभवी चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को चिट्ठी लिखकर महिला टीचर दीपाली के खिलाफ शिकायत की थी। शांभवी ने अपनी चिट्ठी में कहा, बिहार का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन से जांच कर इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी और अब इस टीचर को कर दिया गया है सस्पेंड। और अब खबर एमपी के इंदौर से, जहां शिवरात्रि पर मंदिर और पब में डीजे बजाने पर विवाद हो गया। मंदिर समिति का आरोप है कि पुलिस ने मंदिर का साउंड सिस्टम तो बंद करवाया, मगर मंदिर के पास ही पब में चल रहे साउंड को बंद नहीं करवाया गया। हिंदू संगठनों ने इसके बाद पब में जाकर प्रदर्शन किया और पब के अंदर घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर आपको मंदिर की नजर आएगी जिसमें मंदिर के लोगों से डीजे बंद कराने का आह्वान किया गया। पुलिसकर्मी भी वहां पर आपको साथ में खड़े नजर आएंगे क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और लाउडस्पीकर पर डीजे बज रहा था मंदिर के अंदर। पुलिस गई वहां पर बंद करवाने के लिए और उसके बाद इसका विरोध हुआ। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदू संगठनों ने यह आरोप लगाया कि मंदिर का डीजे तो बंद करवाने पुलिस पहुंच गई, लेकिन पास के ही पब में जो डीजे चल रहा है वो नहीं बंद कराया जा रहा है। लिहाजा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पब के अंदर घुस गए और पब के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वो तस्वीरें अब आपके सामने। और शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शुभम, ये पूरा मामला क्या था, हमने अपने दर्शकों को बताया, अब इस मामले में एक्शन क्या लिया गया है? और पब में हमने देखा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पब के अंदर दाखिल हो गए और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। नियम क्या कहते हैं? प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कुछ की है जिन्होंने नियम तोड़ा, कानून तोड़ा? देखिए समीर, कल महाशिवरात्रि थी और देश भर में ही हम देख रहे थे कि मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे और विजयनगर का ये कालका मंदिर है जहां पर शिवरात्रि उत्सव चल रहा था। चूँकि जो अनुमति है वो रात के 11 बजे तक की रहती है कि आप डीजे बजा सकते हैं, तेज़ आवाज़ में भजन गाने बजा सकते हैं, मगर यहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने कहा कि इसे मंदिर समिति से कहा कि आपको ये सब बंद करना होगा और नहीं बंद करने पर हम ये सारा जो साउंड सिस्टम है आपका जब्त करेंगे और आप पर भी कार्रवाई करेंगे। इसके एवज में जो मंदिर समिति उन्होंने कहा कि सामने ही पब है, वहाँ पर इतने तेज गाने बज रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस वहाँ पर जाती। तो इस तरह की बहस होती रही, मगर पुलिस ने सबसे पहले मंदिर समिति का जो कार्यक्रम हो रहा था, जो गाने बज रहे थे, उसको बंद करा दिया। फिर हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उसके बाद वो पब में गए, वहाँ गाने बंद कराए गए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, वो तस्वीरें भी देखी। उस वक्त तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं
नहीं की थी, मगर आज दोपहर में पुलिस ने ज़रूर अपना एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि हम पब के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे से इस बात को लेकर भी बात कह रहे हैं मंदिर समिति से कि अगर रात के 11 बजे के बाद किसी भी पब में कोई गाना बजता है तो हम उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने कुछ रोहिंग्या को भारत में हमले के लिए भर्ती किया है और इन रोहिंग्यास को बांग्लादेश के आतंकी संगठन ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोहिंग्या को थोड़े बहुत पैसे देकर उन्हें भारत में हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। इन आतंकियों के टारगेट पर बॉर्डर वाले इलाके हैं। इसी से जुड़ी अहम खबर है, भारत के खिलाफ आईएसआई की साजिश को लेकर दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की योजना बनाई गई है। त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर पर टेरर नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों को हथियार देकर आतंकी हमले की प्लानिंग की गई है। 800 रोहिंग्यास को बॉर्डर पर आतंकी कैंप में दी जा रही है ट्रेनिंग। तो देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यह बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश की धरती आईएसआई की भारत विरोधी साजिशों के लिए कैसे इस्तेमाल की जा रही है, यह देखिए। बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की योजना बनाई गई है और बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते यह समस्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर आतंकियों के टारगेट पर नजर आ रहा है, यानी बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ की जो तैयारियां की गई हैं वो अहम हैं और बॉर्डर पर एक नया टेरर नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। त्रिपुरा मिजोरम का जो बॉर्डर है वहां पर यह साजिशें रची जा रही हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को हथियार देकर भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। पैसे देकर यह काम करवाया जा रहा है। आईएसआई उत्तर पूर्व के राज्यों में आतंक फैलाने की साजिश रच रही है। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान करीब 800 रोहिंग्यास को ट्रेनिंग दे रहा है। ये डिटेल हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं कि कैसे इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में आईएसआई का ट्रेनिंग कैंप है। आईएसआई आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। 800 रोहिंग्यास को कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की मदद ली जा रही है। इसमें AQIS, हिजबुत तहरीर, अंसारुल इस्लाम की मदद ली जा रही है। तमाम आतंकी संगठनों की मदद से ये कैंप्स चल रहे हैं। जेल से रिहा बांग्लादेशी आतंकियों की आईएसआई ने भर्ती की है। आईएसआई बांग्लादेशी आतंकियों को भारत के खिलाफ टारगेट दे रही है, भारत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये चौंकाने वाली जानकारी है और चिंताजनक खबर भी है, और किस तरह से आज की तारीख में बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल अब आतंक के लिए हो रहा है, यह भी पता चल रहा है। ये जानकारियां सामने आने के बाद अब एजेंसीज कितनी अलर्ट नजर आ रही हैं भारत में? जी बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा और मिजोरम का जो बॉर्डर है वहाँ पर फिलहाल सख्ती बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। खास बात है कि आईएसआई लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदर घुसपैठ कराई जाए। और जो कॉक्स बाजार इलाका है बांग्लादेश का, वहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं जहाँ पर कोवर्ट ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन आतंकियों को। ये तकरीबन 800 के करीब रोहिंग्या हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग से लेकर किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम देना है, आतंकी वारदात को, उसके लिए भी इनको ट्रेन किया जा रहा है। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके की जो खुफिया रिपोर्ट है, जो आईबी अलर्ट है, लगातार आ रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जांच एजेंसियां चौकन्नी और साथ ही जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनको भी पहले से ज़्यादा उनकी तैनाती बढ़ा दी गई और इसके अलावा जो सुरक्षा है उनकी वो रिव्यू भी की गई है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच से खरी खोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को उसकी असल सच्चाई बता दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के 58वें सेशन की 7वीं बैठक में यूएन में भारत के अफसर क्षितिज त्यागी ने आतंक की फैक्ट्री की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाता रहा। UNHRC की बैठक में भी जब पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इस पर भारत की तरफ से क्षितिज
त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकवादियों को बेशर्मी से पनाह देता है, पाकिस्तान अस्थिरता पर पनपता है और इंटरनेशनल फंडिंग पर जिंदा रहता है। India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. और यूएन में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव क्षितिज त्यागी के भाषण के 4 अहम हिस्से थे। पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असफल देश है, नाकामयाब मुल्क है और पाकिस्तानी नेता सैन्य आतंकवादी तंत्र को प्रमोट करते हैं। दूसरी अहम बात यह कही गई कि पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता है और इस आतंकवाद को दूसरे देशों तक पहुंचाता है। तीसरी अहम बात आतंकवादियों को पनाह देने की गई और चौथी बात प्रमुखता से कही गई कि जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। सुनिए यूएन में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को कैसे आईना दिखाने का काम किया। As a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया पाकिस्तान का यूएन के इस मंच पर। पाकिस्तान को असफल राष्ट्र हम नहीं कह रहे, वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। जरा देखिए कुछ अहम आंकड़े अब हम आपके सामने अहम पॉइंटर्स के तौर पर रखने जा रहे हैं। आज की तारीख में फेल्ड नेशन क्यों कहा जाता है पाकिस्तान को, यह समझिए। कर्जा कितना है? 271 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्जा है आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर, और यह उसके फेल्ड नेशन होने का सबसे बड़ा सबूत है। हर नागरिक पर कर्ज इस लिहाज से देखा जाए तो 97,000 रुपए का हो जाता है। अब देखिए गरीबी दर वहां पर क्या है, 40.5%। यह पाकिस्तान की गरीबी दर है और लगातार हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर 26 लाख लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। 163 देशों में से 140वां स्थान है किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में 163 देशों में 140वां स्थान। और यह रैंकिंग बता रही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं। पाकिस्तान की असफलता का अब एक और सबूत देखिए। पाकिस्तान में 100 पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें तैनात किया गया था। पुलिस वालों को था ड्यूटी के दौरान आतंकी हमले का डर, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सभी पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया गया।
देखिए, ड्यूटी से भागी पाकिस्तान की पुलिस, खौफ किसका? आतंकवादियों का। चैंपियंस ट्रॉफी में दरअसल 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे। अनहोनी के डर से पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। सुरक्षा ड्यूटी से इनकार करने वाले पुलिसकर्मियों को इसके बाद कर दिया गया बर्खास्त। दंगा विरोधी फोर्स के करीब 400 जवान ड्यूटी पर लगाए गए थे। पाकिस्तान की पुलिस और सेना आतंकियों से कितना डरती है, ये आप देखिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में शाम होते ही थाने खाली हो जाते हैं। आधे पाकिस्तान में आतंकी संगठन सड़क पर बाकायदा खुलेआम टैक्स वसूलते नजर आते हैं। ये दशा है इस वक्त पाकिस्तान की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय नौसेना की शान की। भारतीय नौसेना को बहुत जल्द एक ऐसी घातक मिसाइल मिलेगी जो दुश्मन के जहाज का पीछा कर उसको तबाह कर देगी। भारत ने अपनी पहली नेवल एंटीशिप मिसाइल यानी NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को DRDO और नौसेना ने मिलकर ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया। एंटीशिप मिसाइल को सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे छोड़ा गया, आप ये देखिए। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक छोटे जहाज को निशाना बनाया और सटीकता और शक्तिशाली रेंज का सबूत भी दिया। NASM-SR एक मध्यम दूरी तक मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल है जो लक्ष्य साधने के लिए स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती है। ये अपनी तरह की पहली नेवल एंटीशिप मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल के बाद NASM-SR भारतीय नौसेना के बेड़े में एक मजबूत हथियार के रूप में जुड़ने के लिए तैयार है। और इस एंटीशिप मिसाइल की क्या खूबियां हैं, यह भी अब आपको बताते हैं। भारत की NASM-SR मिसाइल कितनी घातक है, यह भी जान लीजिए। इसकी रेंज देखिए। सबसे पहले 55 किलोमीटर की इसकी रेंज है। स्पीड की अगर बात की जाए तो सुपरसोनिक स्पीड से यह मूव करती है। 100 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। लॉन्च प्लेटफॉर्म नेवल हेलीकॉप्टर बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च होगी। फिलहाल यानी नेवल हेलीकॉप्टर का इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है। मैन इन लूप तकनीक से यह लैस है। लॉन्च के बाद भी यह अपना लक्ष्य बदल सकती है, टारगेट बदल सकती है। स्टेल्थ तकनीक से यह पूरी तरह से लैस है। कैसे, यह देखिए। लो रडार क्रॉस सेक्शन तकनीक से इसे डिजाइन किया गया है, यानी कई मायनों में यह खास है। ऑपरेशनल क्षमता की अगर बात की जाए तो छोटी मध्यम वॉरशिप को तबाह करने की यह कुव्वत रखती है। और आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ के समापन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको बता दें। टीम वर्क से हो पाया सफल आयोजन। कुंभ सफाई कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने एक ऐलान भी किया। आज सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कुंभ के आयोजन को पूरी तरह से सफल बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज वो प्रयागराज में थे। दोनों डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ नजर आए। आज इस मौके पर महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री योगी ने भोजन भी किया और सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए के बोनस का ऐलान भी किया। यह देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने खाना खाया और फिर कैसे उनका सम्मान किया गया। अभिनंदनीय, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने भी कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे
महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेज केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लेख लिखा है। महाकुंभ एकता का महाकुंभ था। महाकुंभ में देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार देखने को मिला। महाकुंभ की प्लानिंग, पॉलिसी, अध्ययन का विषय। महाकुंभ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए अध्ययन का विषय है, ये कहा है पीएम मोदी ने। एक साथ एक समय देशवासियों की आस्था एक पर्व के साथ कैसे जुड़ी, ये महाकुंभ ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में, अपने लेख में इन बातों का जिक्र किया है। तो महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। तीर्थराज प्रयाग के इस क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। मेरे लिए यह देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है। महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए वो भी इस आयोजन से भाव विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ अपने साथ लेकर गए, उस जल के कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है जब बालक रूप में श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एकनिष्ठ होकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। और यूपी के बाराबंकी में बिना परमिशन नौटंकी पर अड़े लोगों को रोकने के लिए पुलिस को बंदूक निकालनी पड़ गई। दरअसल बाराबंकी के सतरिक इलाके में स्थित परी माता मंदिर में महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। यहां रात के वक्त कुछ लोगों ने बिना इजाजत के नौटंकी का आयोजन करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक नौटंकी के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद लोगों ने नौटंकी करने की जिद पकड़ ली। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं उसी दौरान की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आत्मरक्षा में हवा में पिस्टल लहरानी पड़ी।